नमस्ते दोस्तों, मैं आपका नया फिलॉसफी टीचर हूं। कैसा लग रहा है? मुझे पता है, फिलॉसफी का नाम सुनते ही दिमाग में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है, जैसे किसी ने मुश्किल पहेलियां रख दी हों। लेकिन चिंता मत करो, आज हम इसे एकदम मजेदार और आसान बना देंगे। मेरा वादा है, आज की क्लास के बाद तुम सब कहोगे, वाह, फिलॉसफी तो इतनी मजेदार थी, पता ही नहीं चला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वे सीधे हमारे जीवन से जुड़े हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सवाल हैं जो हम सब कभी न कभी अपने आप से पूछते हैं। टॉपिक 1, प्रैक्टिकल एथिक्स। प्रैक्टिकल एथिक्स सुनने में कितना भारी लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझो, फिलॉसफी हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल एथिक्स कहता है, चलो अब इन सिद्धांतों को असली दुनिया में लागू करके देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम मैथ्स में फॉर्मूला सीखते हो और फिर उसे असली सवाल हल करने में इस्तेमाल करते हो। 1.1 परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रैक्टिकल एथिक्स का मकसद है हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली नैतिक दुविधाओं को समझना और सुलझाना। जैसे, क्या झूठ बोलना हमेशा गलत होता है, या अगर एक जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो सही है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सिर्फ सिद्धांतों से नहीं दे सकते, हमें स्थिति को समझना पड़ता है। प्रैक्टिकल एथिक्स हमें सिर्फ सोचने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने फैसलों के बारे में कैसे तर्क दें। 1.2 मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स, ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प और संवेदनशील टॉपिक है। मेडिकल एथिक्स डॉक्टर्स, नर्सों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने आने वाली नैतिक चुनौतियों से संबंधित है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा। उनके पास एक मरीज आता है जिसे एक गंभीर बीमारी है। मरीज का नाम है राहुल। राहुल को ये नहीं पता कि उसे ये बीमारी है। अब डॉक्टर शर्मा के सामने दुविधा है, क्या वो राहुल को पूरी सच्चाई बता दें? सच्चाई बताने से राहुल को सदमा लग सकता है, लेकिन ये उसका अधिकार है। क्या वो राहुल से सच्चाई छिपा लें? ऐसा करने से राहुल तनाव से बच सकता है, लेकिन क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये मेडिकल एथिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। ऑटोनॉमी, इसका मतलब है मरीज का खुद फैसला लेने का अधिकार। मरीज को अपनी बीमारी और इलाज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो खुद निर्णय ले सके। बेनिफिसेंस, इसका मतलब है मरीज का भला करना। डॉक्टर का पहला कर्तव्य है मरीज के लिए सबसे अच्छा करना। नॉन मैलेफिसेंस, इसका मतलब है मरीज को नुकसान ना पहुंचाना। पहले कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ये डॉक्टरों के लिए एक गोल्डन रूल है। जस्टिस, इसका मतलब है न्याय। हेल्थ केयर की सुविधाओं का बंटवारा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। 1.3 पर्यावरणीय एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय एथिक्स इस बारे में है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारियां रखते हैं। क्या हम सिर्फ इंसानों के लिए ही सोचते हैं, या पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे इकोसिस्टम के लिए भी हमारी कोई जिम्मेदारी है? सोचो, एक कंपनी है जो नदी के पास एक फैक्ट्री लगा रही है। इस फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा नदी को प्रदूषित कर रहा है। कंपनी का तर्क है कि इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या ये सही है? नदी में रहने वाले जीव मर रहे हैं और नदी का पानी पीने वाले लोगों को बीमारियां हो रही हैं। पर्यावरण एथिक्स में हम ऐसे ही सवालों पर सोचते हैं। क्या पेड़ पौधों को भी कोई अधिकार है? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को स्वस्थ छोड़कर जाएं? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। 1.4 बिजनेस एथिक्स इस बारे में है कि व्यापारिक दुनिया में सही और गलत क्या है। क्या एक कंपनी का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, या उसकी समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है? एक कंपनी है जो बच्चों के खिलौने बनाती है। खिलौने बनाने में एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल होता है जो बच्चों के लिए हानिकारक है, लेकिन सस्ता है। कंपनी के मालिक को पता है कि ये हानिकारक है। अगर वो इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता तो मुनाफा कम होगा। अगर वो इस्तेमाल करता है तो बच्चों की सेहत खतरे में पड़ सकती है। अब क्या किया जाए? बिजनेस एथिक्स में हम सोचते हैं कि क्या कंपनी को ग्राहकों को धोखा देना चाहिए? क्या उसे अपने कर्मचारियों को शोषण करना चाहिए? क्या उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए? 1.5 सोशल एथिक्स समाज के बड़े मुद्दों से जुड़ा है, जैसे गरीबी, असमानता, न्याय और मानवाधिकार। क्या समाज में गरीबों की मदद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है? क्या अमीर लोगों को गरीबों की मदद के लिए ज्यादा टैक्स देना चाहिए? क्या हर किसी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो? सोशल एथिक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए और हम उसे कैसे बना सकते हैं। टॉपिक 2, आत्महत्या और इच्छा मृत्यु, सुसाइड एंड यूथेनेशिया। ये एक बहुत ही संवेदनशील और गहरा विषय है। इस पर बात करते समय हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। 2.1 नैतिक परिप्रेक्ष्य, एथिकल पर्सपेक्टिव्स। जब हम आत्महत्या और इच्छा मृत्यु पर बात करते हैं तो हमारे सामने कई नैतिक सवाल आते हैं। क्या किसी व्यक्ति को अपनी जान लेने का अधिकार है? क्या किसी और को किसी की जान लेने में मदद करने का अधिकार है? क्या एक व्यक्ति की अपनी जान पर पूरा नियंत्रण होता है?
2.2 ऑटोनॉमी बनाम ड्यूटी, ऑटोनॉमी vs ड्यूटी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी और ड्यूटी, ड्यूटी। ऑटोनॉमी ये व्यक्ति का खुद फैसला लेने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दर्द में है और वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है तो क्या ये उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है? यह ऑटोनॉमी का पक्ष है। ड्यूटी ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या हमारी समाज, परिवार और ईश्वर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? कई धार्मिक और नैतिक विचार मानते हैं कि जीवन एक उपहार है और इसे समाप्त करना हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। 2.3 नैतिक दायित्व, मॉरल ऑब्लिगेशंस। यहाँ एक और सवाल आता है, क्या हमारा अपने और दूसरों के प्रति कोई नैतिक दायित्व है? अगर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या वो अपने परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को छोड़ नहीं रहा? 2.4 मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अक्सर गहरे मानसिक दर्द में होता है। ये सिर्फ एक नैतिक फैसला नहीं होता, बल्कि ये अक्सर डिप्रेशन, निराशा और अकेलेपन का परिणाम होता है। इसलिए फिलॉसफी के साथ साथ हमें मनोविज्ञान को भी समझना चाहिए। 2.5 धार्मिक विचार, रिलीजियस व्यूज। लगभग सभी बड़े धर्म आत्महत्या को पाप मानते हैं। उनका मानना है कि जीवन भगवान द्वारा दिया गया एक पवित्र उपहार है और इसे समाप्त करने का अधिकार केवल भगवान के पास है। टॉपिक 3, इच्छा मृत्यु, नैतिक विचार, यूथनेशिया, एथिकल कंसिडरेशंस। इच्छा मृत्यु, जिसे हम दया मृत्यु भी कहते हैं, और आत्महत्या में अंतर है। आत्महत्या में व्यक्ति खुद अपनी जान लेता है, जबकि इच्छा मृत्यु में कोई और, अक्सर एक डॉक्टर, किसी और की जान लेने में मदद करता है। 3.1 सक्रिय बनाम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव vs पैसिव यूथनेशिया। इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक मरीज है राजू। वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो बहुत दर्द में है और जीना नहीं चाहता। सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथनेशिया, इसमें डॉक्टर राजू को एक ऐसी दवाई देता है जो उसकी जान ले लेती है। इसमें डॉक्टर सक्रिय रूप से जान लेता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया, इसमें डॉक्टर राजू के जीवन को सहारा देने वाले उपकरणों जैसे वेंटिलेटर को हटा देता है। डॉक्टर कोई नया कार्य नहीं करता, बल्कि एक मौजूदा कार्य को रोक देता है, जिससे मरीज की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। 3.2 स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक इच्छा मृत्यु, वॉलंटरी vs इनवॉलंटरी यूथनेशिया। स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, वॉलंटरी यूथनेशिया, इसमें मरीज खुद अपनी जान लेने की इच्छा व्यक्त करता है। वो पूरी तरह से होश में होता है और स्पष्ट रूप से कहता है कि वो मरना चाहता है। अनैच्छिक इच्छा मृत्यु, इनवॉलंटरी यूथनेशिया, इसमें मरीज अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पाता, जैसे कोमा में। इस स्थिति में परिवार या डॉक्टर मरीज के लिए फैसला लेते हैं। ये बहुत ही जटिल और विवादास्पद है। 3.3 गरिमा के साथ मरने का अधिकार, राइट टू डाई विद डिग्निटी। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति असहनीय दर्द में है और उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसे गरिमा के साथ शांति से मरने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? 3.4 स्लिपरी स्लोप तर्क, द स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है जो इच्छा मृत्यु के विरोध में दिया जाता है। इसका मतलब है, आज हम उन लोगों को इच्छा मृत्यु की अनुमति देंगे जो गंभीर रूप से बीमार हैं, कल हम उन लोगों को भी दे सकते हैं जो सिर्फ मानसिक रूप से बीमार हैं, और परसों हम किसी को भी किसी भी कारण से इच्छा मृत्यु की अनुमति दे सकते हैं। यह तर्क कहता है कि एक बार हम इस रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। यह समाज में जीवन के प्रति सम्मान को कम कर सकता है। 3.5 कानूनी और चिकित्सा नैतिकता, लीगल एंड मेडिकल एथिक्स। आजकल बहुत से देशों में इच्छा मृत्यु कानूनी रूप से एक बहस का विषय है। कुछ देशों में यह कानूनी है, कुछ में नहीं। कानूनी और चिकित्सा नैतिकता के बीच अक्सर टकराव होता है। कानून ये तय करता है कि क्या करना सही है। चिकित्सा नैतिकता ये तय करती है कि डॉक्टर के लिए क्या करना सही है। और हाँ, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इन पर बात करते हैं तो हम सिर्फ फिलॉसफी नहीं सीख रहे, बल्कि हम अपने आप को और अपने समाज को भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो बताओ, कैसा लगा? कोई सवाल, कोई शंका? मुझे पता है ये बहुत ही गहरे मुद्दे हैं और इन पर बहुत कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन यही तो फिलॉसफी का मजा है ना? हर जवाब एक नया सवाल लेके आता है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।